और चलिए इस खास पेशकश में हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं एक एक कर उनका स्वागत करते हैं। और आज के इस खास शो में हमारे साथ राजेश रोकड़े जी जुड़ गए हैं, जीजेसी गोल्ड ज्वेलर्स काउंसिल के चेयरमैन। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। किस तरह से देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर की चाल को आप, और जियोपॉलिटिकल रिस्क जितने जितने बढ़ रहे हैं राजेश जी, सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की डिमांड भी उतनी बढ़नी चाहिए। पिछले दिनों हमने वैसा देखा नहीं, लेकिन करंट सेंटिमेंट्स को देखते हुए प्रेशियस मेटल्स की चाल पर आपकी पहली टेक्स क्या होंगे? देखिए, अभी पिछले 20 दिन से थोड़ा सा गोल्ड का जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। पहले सेफ हेवन करके सिर्फ गोल्ड को देखा जाता था, अभी सेफ हेवन डॉलर हो गया है। तो ये परिस्थितियां 20 दिन में बदली है। अगर ये ईरान का ये फैक्टर नहीं होता, और ईरान जैसे कि सभी को पता है कि ऑयल का एक बड़ा उत्पादक है, ऑयल सप्लाई चेन वहां से अच्छी खासी, ऑयल और गैस दोनों चीजें वहां से सप्लाई होती है, और इस वजह से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर ये सप्लाई रुकती है तो इन्फ्लेशन 100% बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड के रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो दबाव गोल्ड पे आएगा। तो ये पूरी परिस्थितियां अचानक 20 दिन में बदल चुकी है, और इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पहले सेफ हेवन गोल्ड को देखा जाता था, अभी डॉलर को देखा जा रहा है। परिस्थितियां आने वाली है 1 हफ्ते 10 दिन में और क्या हो सकती है तो एकदम से अभी प्रिडिक्ट करना कठिन है। लेकिन ओवरऑल मैं गोल्ड को अगर मैं एक लाइन में अगर बताऊं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले गोल्ड 88-89,000 था, आज देखिए 1,50,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिया है, और ये केवल 1 साल नहीं, सालों साल का ये इतिहास रहा है कि गोल्ड ने कभी भी निराश नहीं किया है। इतना है कि गोल्ड कभी कभी ऐसी करेक्शंस देता है तब पूरा मार्केट का सेंटीमेंट ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना है, लेकिन तब तब ऐसी संभावना होती है, तब तब गोल्ड तेजी की तरफ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम सारे बुलिश नैरेटिव्स तो बता रहे हैं, और इस वक्त अगर आप देखिए एक समय था जबकि सोने चांदी में इतनी ज्यादा तेजी नजर आ रही थी कि निवेशक हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, या फिर सेंटिमेंटल वैल्यू के लिहाज से खरीदने वाले कंज्यूमर्स, सबको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सोने चांदी की वो बड़ी तेजी या बड़ी रैली जो है वो थमी भी। अब बुलिश नैरेटिव इस वक्त भी है, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो कि निवेशकों को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत ज्यादा रिस्क लेके काम करना उचित नहीं है। मेरा बिल्कुल कहना है कि इसे सिस्टमेटिक तरीके से खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर वन साइड कोई भी खरीदारी एट ए टाइम अगर खरीदता है तो नीचे या ऊपर दोनों तरफ डर रहता है। तो इसे इस मार्केट में जब कभी भी किसी को एंटर करना हो तो सिस्टमेटिक तरीके से खरीदारी करनी चाहिए, ना कि एक साथ सभी की सभी। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, किसी को अगर 100 रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट करनी है तो उसने अभी 50 रुपीज इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और 50 के लिए सही समय देखना चाहिए। अगर करेक्शंस और ज्यादा आते हैं तो फिर मार्केट में 25 रुपए एंटर करना चाहिए, फिर 25 की राह देखना चाहिए। इस तरीके से वो अपने जो एंट्री पॉइंट है उसको सुधार सकते हैं। और अगर ये जो गोल्ड को जितना मैंने पिछले 25 सालों में जाना है, 30-35 सालों का जो मेरा अनुभव है, उसमें मैंने यही देखा है, गोल्ड नीचे आता है तब ऐसा लगता है सभी लोग काफी मंदी में बैठ जाते हैं, और बाद में फिर सेल करके चले जाते हैं, और सेल शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद फिर वो उसको मेकअप नहीं कर पाते, इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्ट की पोजीशन रिस्क हो सकती है। स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन आज नहीं कल, कल नहीं परसों बाहर तो निकालती ही है। और फिजिकल मार्केट से मैं आता हूं, मैं एज अ जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं आई एम चेयरमैन फॉर दैट। तो मेरा ऑलवेज हमारे सभी ज्वेलर्स भाइयों को कहना रहता है कि बहुत ज्यादा मंदी में ना बैठे और बहुत ज्यादा तेजी में भी ना बैठे। जितना माल बिकता है उतना खरीदे और एक लेवल करके चले। क्योंकि मार्केट में 15 दिन पहले का सिनेरियो कुछ और था, अभी आने वाले 15 दिन में क्या हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूएस की बातें हो रही है डॉलर को लेके, तो ये एक एंगल कुछ और हो सकता है। अगर न्यूक्लियर वार हो जाती है तो क्या हो सकता है इसमें। अगर चाइना के और कुछ क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार की परिस्थिति चल रही, तो जो कंट्रीज गोल्ड बाइंग कर रही थी वो रुक गई है। और कई कार तो ऐसा है कि मतलब कुछ कंट्रीज ने तो बेचना शुरू किया, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनको भी खरीदना है। तो ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेशन का डर, फेड के रेट बढ़ना, तो ये सब चीजों को लेके देखते हुए गोल्ड पे दबाव है। लेकिन ये दबाव बहुत दिन तक नहीं रहेगा।
आने वाले दिनों में गोल्ड फिर से नया कीर्तिमान बना सकता है, क्योंकि हमने $5,000 भी हमारे लिए कभी सपना था और $5,000 भी क्रॉस हो चुका था, आपने देखा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद तो मुझे नहीं है। अगर करेक्शन आता है तो वो गुड अपॉर्चुनिटी होगी और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड फिर से वो अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। हमने ये पिछले बार लास्ट ईयर 88,000 का जब रेट था तब लोगों ने बोला था कि 50,000 होने वाला है, और 88,000 से जो रेट बढ़ा है तो आज तक के रुका नहीं है। आज भी देखा जाए तो 88,000 से 1,45,000 का रेट अगर देखता हूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, काफी वाजिब बात कह रहे हैं आप राजेश जी। और अगला सवाल जब मैं आपसे करूंगी, त्योहारी डिमांड, अभी अभी गुड़ी पाड़वा, उगादी जैसे त्योहार भी गए देश में, उस पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहूंगी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ने कभी भी निराश नहीं किया है। राजेश जी, कमिंग बैक टू यू ऑन दैट एज वेल, आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि पिछले साल इन्हीं दिनों में अगर आप देखें गोल्ड के रेट्स जो थे, वहां से गोल्ड ने एक नया आयाम छुआ है। अब आने वाले त्योहारी सीजन की अगर बात करें, अभी पिछले दिनों ही हमने देखा गुड़ी पाड़वा, उगादी जैसे त्योहार देश में मनाए गए, गोल्ड सिल्वर की डिमांड कैसी देखने को मिली? क्योंकि देखिए ऊंचे दाम तो हैं पिछले साल के मुकाबले। इसे देखते हुए क्या कंज्यूमर्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स में कोई फर्क पड़ा है या अब भी मजबूत सेंटिमेंट्स ही हैं? देखिए, गोल्ड के लिए हमारे पूरे भारत देश में धार्मिक महत्व है और उसका सांस्कृतिक महत्व भी है। तो ये दोनों महत्व होने के कारण इसका व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि पहले लोग गोल्ड सिर्फ एक सौंदर्य की चीज समझ के उसे सिर्फ यूज करने के लिए खरीदी जाती थी, और उसे केवल और केवल ऑकेजनली या कभी कोई फंक्शन है तो यूज करना या पहनना है उसके लिए सोचा जाता था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 से 5 सालों में गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है, इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का माइंड में रखने वाले लोग भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। मैं तो कई मेरे परिचित लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें 2 बेटियां हैं तो हम तीसरा बेटा सोने को बनाते हैं, जिससे कि हर साल खरीदारी करते हैं तो कम से कम जब 18 साल का मेरी बेटियां हो जाएगी तो 18 साल का मेरा सोना भी हो जाएगा, तो वो मुझे जो रिटर्न देगा उससे मेरे बेटियों का वो ख्याल रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तर्क की वजह से सोने की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिजिकल मार्केट में भी लोग बिल्कुल ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी जब खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, पहनते हैं, तो एक आत्मविश्वास अलग बैठता है। और इसी वजह से फिजिकल मार्केट में ज्वेलरी का कोई तोड़ नहीं है। उल्टा लोग ज्वेलरी, जिनके पास अगर कम वजन की ज्वेलरी है तो उसको बदल के मोटी ज्वेलरी खरीदने के वाले भी लोग हैं, और जिनका बजट नहीं है, जिनका पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो वो लोअर कैरेट है, जैसे 18 कैरेट 9 कैरेट ज्वेलरी भी वो खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट में हर चीज खरीदारी की जा रही है। और विशेष तौर पे एक चीज में और जो हमारा इसमें इतने पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक नई चीज देखे कि जेनजीज या जो युवा लोग थे वो पहले इस इंडस्ट्री के तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होते थे, तो वो भी अभी इसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस खास सेगमेंट में आपके इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो